विक्रम संपत अपनी पुस्तकों के लिए विषय का चुनाव कैसे करते हैं, यह बात मैंने इसलिए भी पूछी क्योंकि जब आप यह कहते हैं कि जो भी इतिहास के तथ्य हैं वे अपने मूल स्वरूप में लोगों के सामने आने चाहिए। आप यह भी कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान अपने को किसी भी रूप से इनसे जोड़कर नहीं देखता है, और अगर देखता है तो उसे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसे लोग नहीं थे जो समुदाय के लिए लड़ रहे थे, बल्कि ये इसलिए लड़ रहे थे कि उनको अपना साम्राज्य बनाना था, उन्हें देश को लूटना था, उन्हें अपनी शक्ति बढ़ानी थी। नहीं, कट्टरवादिता, धर्म का कट्टरवादिता समुदाय के लिए तो, धर्म के लिए तो, अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे वो लोग। पर आप देखें, प्रोफेसर अथर अली ने एक शोध किया था जो औरंगज़ेब के ज़माने में भी, पीक मुग़ल के ज़माने में भी जो भारतीय मुसलमानों का योगदान है सरकार में, औरंगज़ेब की सरकार में, वो बहुत ही कम था, कुछ 10-12% ही होगा। ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट 50% के आसपास, तुरानी, ईरानी, अफ़गानी, वो वहीं से लोग आके यहाँ की का सत्ता संभालते थे। अगर औरंगज़ेब को लगता था कि भारत के मुसलमान उनके लिए विश्वास पात्र हैं, जो धर्मांतरित होके बने थे, यहाँ के मुसलमान सभी धर्मांतरण करके ही तो हुए, कोई सऊदी अरब से तो नहीं आया सीधा, तो उनसे वो ट्रस्ट, विश्वास ही नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए वो वहाँ से ले आके जो ऊंचे जो पद हैं वो सब उन्हीं को मिलते थे। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी पुस्तक की योजना है जिसमें भारत में जो इस्लाम का प्रादुर्भाव है उस पर, या जो जिस बात को आपने अभी कहा कि ये मेरे लिए भी एक नया तथ्य है कि औरंगजेब के शासनकाल में जब मुगलिया सल्तनत एक तरह से सबसे चरम पर थी, और सामान्य तौर पर औरंगजेब को कहा जाता है कि बहुत ही किफ़ायती बादशाह था और दिए में पढ़ता लिखता था, तमाम तरह की बातें हैं, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना शॉल बुन बुन के अपना खर्च निकालते थे। तो क्या इस तरह की कोई योजना है, या औरंगजेब चूँकि अभी बहुत बड़ा चर्चित विषय है, कोई आपके दिमाग में है कि नहीं इन पर भी बातें आनी चाहिए? बहुत सारे विषय हैं पांडे जी। मैं तो, आपने कहा कैसे आप विषय को चुनते हैं, मुझे लगता है मेरे विषय मुझे चुनते हैं, मैं उनको नहीं चुनता। जो मेरा सबसे पहला किताब भी था, स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, जो वाडियार परिवार के बारे में था, जो हिंदू शासक थे मैसूर के, जो 600 साल उन्होंने राज किए उस इलाके में। तो वो भी जिस तरह से उसका शुरुआत हुआ, वो कोई प्लान करके मैंने संयोजित तरीके से नहीं किया काम। तब मैं 12-13 साल का लड़का था, और टीपू सुल्तान की ही बदौलत मैं इतिहास लेखन में मेरा एंट्री भी हुआ, क्योंकि उस ज़माने में एक बहुत ही बहुचर्चित एक टेलीविज़न सीरियल आती थी, आपको भी याद होगा, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जो संजय खान द्वारा निर्मित थी। हाँ, बहुत लोकप्रिय हाँ, वो खुद टीपू बने थे। तो उसमें, क्योंकि अब देखिए, टीपू और उसके पिता हैदर अली, वो उन्होंने जो सिंहासन है वो वाडियार महाराजा से छीन लिया था। हाँ, आपने किताब में लिखा है। हाँ बिल्कुल, इसका पूरा वर्णन किया है कि आपने बल्कि मैकियावेली हैदर कहा हाँ है। हाँ हाँ, बहुत ही उन्होंने कूटनीति और राजनीति से, आज के राजनेता अगर देख लें तो शर्मसार हो जाएंगे, जिस तरह से इन्होंने गठबंधन किए अलग अलग लोगों के साथ। तो उनको उनका महिमा मंडन करने के लिए हैदर और टीपू को उस धारावाहिक में वाडियार परिवार को बहुत ही निकृष्ट तरीके से दिखाया गया। याद होगा आपको कि जो महाराजा थे उनको एक मोटे आदमी जो जोकर की तरह नर्तकी, राजनर्तकी के साथ नृत्य कर रहे हैं, और महारानी जो लक्ष्मी अम्मणी है, तो उनको भी बहुत ही एक वैम्प की तरह से दिखाया गया। तो उससे बहुत सारे लोग कर्नाटक में आज भी उस परिवार को के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान है, क्योंकि जो आधुनिक कर्नाटक की जो नींव रखी गई वो वाडियार परिवार और उनके जो दीवान थे, सरेम विश्वेश्वरैया हो, मिर्ज़ा इस्माइल हो, इनके बदौलत आज कर्नाटक जो है बौद्धिक स्तर पे या इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो उन्हीं के बदौलत है। और लोगों के मन में आज भी इतने सालों बाद भी वाडियार परिवार के बारे में बहुत आदर है। तो ये जो चित्रण था इस धारावाहिक में, उसको देख के बहुत सारे लोग आहत हुए, और ये शायद 1990 की दशक थी, तो तब बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, और आपको याद होगा कि स्टूडियो में भी आग लग गई थी, प्रीमियर स्टूडियो में, जो मैसूर में जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, और संजय खान की
खुद का चेहरा भी जल गया था उसमें, उनको प्लास्टिक सर्जरी करके आना था। तो बहुत सारे कन्नड़ा के जो न्यूज़पेपर्स थे वो बता रहे थे कि ये वाडियार का श्राप है, आपने उनको इस तरह से दिखाया तो आपको इसका रिजल्ट भोगना पड़ा। तो एक 12-13 साल का लड़का, पता नहीं मुझ में क्या हुआ, मेरे परिवार का और मैसूर का कोई संबंध था ही नहीं। मैं आधा तमिलियन हूँ और आधा महाराष्ट्रियन हूँ, तो पर बेंगलोर में रहते हैं हमेशा से, तो पता नहीं एक खोज की क्या अलग जग गई कि मुझे लगा कि मुझे ये सत्य जानना है, सत्यान्वेषण पे निकलना है। कभी ये सोच के नहीं कि ये किताब एक दिन बनेगी या मैं खुद इतिहासकार बनूंगा। बनूंगा। स्कूल में तो जो सबसे नीरस विषय मुझे लगता था वो इतिहास ही था, और सबसे ज़्यादा पनिशमेंट भी अगर मुझे किसी सब्जेक्ट के लिए मिला है वो इतिहास का ही है, क्योंकि मैं रट्टा बिल्कुल नहीं मार पाता था कि कौन किसके बाद किस ईस्वी में आया, कौन कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। तो ऐसे एक लड़के को पता नहीं, और वो जुनून जो था, जो पागलपन था, वो ऑलमोस्ट 10 साल तक चला। तो हर एक वेकेशन में हम मैसूर जाते थे, और इसमें बेचारे मेरे माता पिता, मेरी नानी सब जुड़ गए, फैमिली प्रोजेक्ट हो गया कि वहाँ जाओ, राज परिवार के लोगों से मिलो, वहाँ के जो पुराने इतिहासकार हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, उन सब से बात करो, संग्रह करो जो भी दस्तावेज़ हैं, और अपना एक छोटा सा एक लॉग बुक जैसा बनाता था। उस समय में मैं स्केचिंग भी करता था, तो राजमहल में बैठ के घंटों घंटों उन सबका चित्र बनाना, राजा और रानी का। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट सा बना। तो ये 10 साल के बाद, पहले वो एक महाराजा और महारानी के प्रति मेरा इंटरेस्ट जगा था, धीरे धीरे वो पूरा उनके वंश के बारे में मुझे जानने की आतुरता हुई। और जैसा मैंने कहा, 600 साल उन्होंने राज किए, पर आधुनिक ज़माने में उनके पूरे शासनकाल का एक भी किताब नहीं था जो उनके जो राजनीतिक हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास का वर्णन करने वाला। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुमने इतना ज़्यादा इकट्ठा किया है इंफॉर्मेशन, तो इसको एक किताब में आप क्यों ना लिख लें। तो ऐसे देखते देखते, पता नहीं खेल खेल में वो किताब 2008 में आई, मेरी पहली किताब, स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वडियार्स। और मैंने सोचा ये होने के बाद मैं अपना बहुत ही नीरस जो डे जॉब था मेरा कॉरपोरेट, इसमें मैं उसी में फिर से तल्लीन हो जाऊंगा। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था कि एक के बाद एक किताबें, विषय जुड़ते गए। मैसूर के राजमहल में संशोधन करते वक्त मुझे गौहर जान का जिक्र वहाँ पे मिला, और वो एक अलग किस्सा कहानी हो गया। तो इस तरह हर एक चीज़ के पीछे अंग्रेज़ी का एक शब्द है सेरेंडिपिटी, जो सुखद दुर्घटनाएं हैं जो हैप्पी एक्सीडेंट्स हैं। तो इसी तरह मेरा साहित्य क्षेत्र में और इतिहास लेखन के क्षेत्र में आज तक का सफ़र जो है, मैं इसी तरह इसको लेता हूँ कि मैं कुछ संयोजित तरीके से प्लान करके कुछ करता नहीं। जैसे होता है, आई एम जस्ट अ वेरी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट कि मेरे थ्रू ये काम हो रहा है बस।